नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें एस्टेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई और अन्य एग्ज़ाम है जिसमें पेडागोजी जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पूर्व जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप जो जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या करना संभव उत्पन्न होता है। तो अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति को विकास करना, या समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, या पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। तो इसमें जो यहाँ पर हमारा सी आंसर जो है ये ऑप्शन रहेगा 2, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। तो बालक या विद्यार्थी के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड जो है इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसके द्वारा विद्यार्थी समाज के आदर्शों और मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है। और ऐसी स्थिति में जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, तब विद्यार्थी में अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति जो है उसका विकास होता है। तो यहाँ अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति जो है इसका विकास रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है संज्ञान और संवेग से है। तो इनके मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। द्विदिशीय एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक देशीय है, या एक दिशीय संज्ञान संवेग को प्राप्त करते हैं। तो इसमें यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 हमारा एक देशीय। संवेग क्या है, संज्ञान को प्रभावित करते हैं। संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका समुचित उपयोग करने को संज्ञान या समझ कहते हैं। किसे कहते हैं, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका समुचित उपयोग करने को संज्ञान या समझ कहते हैं। और तथा बालक का संवेगात्मक वातावरण उसके व्यक्तित्व के भावात्मक तत्वों और अन्य व्यक्तियों तथा परिस्थितियों के प्रति उसके भाव से निर्मित होता है। बालक या शिक्षार्थी जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी शिक्षा उसके ज्ञान अनुभव की सीमा तक विस्तृत की जाती है। शिक्षक तथा परिवार के साथ उसकी अन्य आश्रितता बढ़ती जाती है। और जिन पियाजे के अनुसार बालक के अंदर संज्ञान का विकास अनेक संवेग है उनके द्वारा प्रभावित होता है, तो उनसे होकर वो गुजरता है। इसलिए इस अवस्था को सिद्धांत भी कहते हैं। जन्म के समय संवेग निश्चित रूप से विद्यमान नहीं होते, बाद में धीरे धीरे बालक ऐसी निश्चित प्रक्रिया करता है जिससे ज्ञात होता है कि उसे सुखद या दुखद अनुभूति हो रही है। इसलिए संवेग और संज्ञान एक देशीय संबंध के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये कोट वाला क्वेश्चन है। ये भी जो एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिल जाता है। और सीटेट जो है उसके एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार के, और यूजीसी नेट जो है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कोट वाले। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। विद्यार्थी की अभिरुचि, सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्र रणनीतियाँ, या विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। और इसमें जो यहाँ पर हमारा माना गया है तो ऑप्शन
जो है कूट में एक ये रहेगा, 1 2 3 और 4 कि ये सभी के सभी जो है यहाँ पर सही इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? उद्दीपन, प्रतिक्रिया संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 हमारा, सामाजिक और पारस्परिक क्रियाएं। तो विद्यार्थियों के संदर्भ में ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहलू जो सामाजिक पारस्परिक क्रिया को माना जाता है। मैकावर और पेज इनका मानना है कि समाज व्यक्तियों का समूह ही नहीं बल्कि व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाला पारस्परिक संबंध होता है, अर्थात जब लोग एक व्यवस्था में बंध जाते हैं तो उस व्यवस्था को समाज कहते हैं, और समाज कोई मूर्त संगठन नहीं है जिसे देखा या स्पर्श किया जा सके। तो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भों में ज्ञान की संरचना का अधिगम इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये सामाजिक पारस्परिक क्रिया यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था की अवधारणा से यहाँ पर क्या तात्पर्य लिया गया है? तो इसका जो अभिप्राय इनमें से क्या है? यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से प्रवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2 ये, कि यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। तो बाल्यावस्था जो है ये शैशवावस्था के बाद की अवस्था है। अवस्थाएं कौन कौन सी है? जैसे शैशव, बाल्य, किशोर और युवा। तो इस प्रकार की 4 अवस्थाएं हैं। और यहाँ पर जो ये बाल्यावस्था है शैशवावस्था के बाद की अवस्था है, और यह अवस्था जन्म के बाद की दूसरी अवस्था है। यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से पाई जाती है। जैसे ही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है वैसे ही वातावरण से उसका परिचय कराया जाता है और तथा अलग अलग ज्ञान और अनुभवों से संपर्क कराया जाता है। यह अवस्था सीखने के लिए बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। ये सभी संदर्भ अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होते हैं। बाल्यावस्था में बालक के अंतर्गत सामाजिकता भी आती है और तथा वह समझने लगता है कि उसके आस पड़ोस में कौन है तथा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी बाल्यावस्था में आते हैं। 6 से 12 वाली जो अवस्था है बाल्यावस्था। 0 से 6 शैशव, 6 से 12 बाल्य, 12 से 18 फिर ये युवा और 18 से आगे फिर ये जो प्रौढ़ वो अवस्था चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो जैसे कि हमने पहले जो इसमें पढ़ा कि 4 अवस्थाएं हैं, तो मध्य बाल्यावस्था कौन सी है? बाल्यावस्था एक पूर्व एक उत्तर वाली। तो ये यहाँ पर मध्य वाली पूछा गया है। तो इसमें यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 ये। इसकी विशेषता क्या है? कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो बाल्यावस्था की आयु जो 6 से 12 वर्ष की मानी गई है, जिसमें जो पूर्व बाल्य अवस्था जो है ये आपकी 6 से 8 वर्ष की है। मध्य जो बाल्यावस्था फिर ये आपकी 8 से 10 साल की हो गई और उत्तर वाली फिर आपकी 10 से 12 वर्ष की हो गई। तो इस प्रकार से ये आपकी मध्य वाली है। और मध्य बाल्यावस्था को विद्यालय जाने का समय माना जाता है। इस अवस्था में बालक अपने शरीर की देखभाल ठीक प्रकार से करता है और दूसरों के साथ भी ठीक व्यवहार करता है। यह चलते हुए ऊंची जगहों पर चढ़ते हुए आदि दैनिक कार्यों को कुशलता से संपादित कर लेता है। मध्य बाल्यावस्था भावों को अंतर्निहित करने की अवस्था मानी जाती है और इस अवस्था में बालक अपनी शारीरिक और बौद्धिक प्रगति तो करता है किंतु भाव की दृष्टि से विकास नहीं कर पाता। तो यह कहना है कि बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसियाँ हैं? द्वितीयक है, मनोवैज्ञानिक है, प्राथमिक या मध्य एजेंसियाँ हैं? तो परिवार एवं उनके जो आस पड़ोस का जो वातावरण है या आस पड़ोस जो है, तो बच्चों के समाजीकरण की जो माने गए हैं यहाँ पर ये प्राथमिक एजेंसियाँ माना गया है।
और सामाजिक जो वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियों आदि को सीखता है। बच्चों के सामाजिकरण संबंधी विश्लेषण और अध्ययन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीखने की जो प्रक्रिया है इसमें सामाजिक मानदंडों व संस्कृति का सबसे अधिक महत्व हो, और ऐसी स्थिति में यह प्राथमिक जनसेवक की भूमिका निभाती है, जिसके अंतर्गत ये परिवार और आपका जो ये आपका जो पास पड़ोस जो है, आपके जो भी पड़ोसी हो गए, तो सगे संबंधी, तो ये सभी इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका वो निभाते हैं। बच्चा जो होता है उसके ऊपर परिवार का और जिनके पास वो खेलता है, आस पड़ोस सभी का जो है प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहा गया है, और इसे जो यहाँ पर कहा गया है तो ये खोजपूर्ण अधिगम कहा जाएगा। तो ये जो रूसी मनोवैज्ञानिक है वाइगोत्स्की, ये भी आपने याद रखना है कहाँ के हैं, तो रूस के हैं, रूसी मनोवैज्ञानिक है वाइगोत्स्की। तो इनके अनुसार खोजपूर्ण अधिगम एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित करता है, और इनके अनुसार सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएं पहले बाहरी समाज की दुनिया में घटित होती हैं तथा अंततः क्रियाओं के द्वारा बच्चे अपने समुदाय की संस्कृति को सीखते हैं। तो खोजपूर्ण अधिगम जो है यहाँ पर इनके अनुसार ये माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपने लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो ये जो लॉरेंस कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, इसके अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को किस अवस्था पर ये दर्शाता है, तो ये कौन सी अवस्था है यहाँ पर। तो इस प्रकार की जो ये अवस्था जो यहाँ पर कही गई है, इसका संबंध यहाँ पर ऑप्शन ए में रहेगा, आदान प्रदान और परंपरागत। तो ये जो लॉरेंस कोलबर्ग जो थे, इनके नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आदान प्रदान जो है अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर जो है दिखाता है। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण प्रस्तुत किए, जिसमें प्रत्येक चरण बालक की नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये आदान प्रदान विनिमय जो है नैतिक विकास के द्वितीय चरण में और परंपरागत अवस्था तीसरे चरण में रखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, समाज में जो विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जनसामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। तो ये लिंग रूढ़िवादिता वाला जो क्वेश्चन है ये, तो जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिका या जेंडर पहचान, और यहाँ पर इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो जेंडर रूढ़िवादिताएं यहाँ पर इन्हें माना गया है, जिसमें महिला और पुरुष ये समाज का मूल आधार माना गया है, जिनकी समानता से एक सुंदर और शिक्षित समाज की इमारत बनाई जा सकती है। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के संदर्भ में जनसामान्य की अवधारणा जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती हैं। देश में लैंगिक भेदभाव बहुत व्यापक एवं पारंपरिक रूप से कार्य कर रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, प्रत्येक स्थान पर लैंगिक भेदभाव साफ दृष्टिगोचर होता है, और इस विषमता को कायम रखने में समाज और राजनीतिक पक्ष बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता में ही है कि लेडीज जा घर का काम करे और पुरुष जा बाहर का काम करें। तो इस प्रकार की जेंडर रूढ़िवादिता यहाँ पर इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया, जिसमें पिता घर के कार्य में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देता है, पक्षपात को सख्त बनाता है, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, या जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये इसमें वर्णन जो हुआ है, जो यहाँ पर कदम जो उठाने की बात कही गई है, तो ये आपके ऑप्शन 3 जेंडर रूढ़िवादिता को ये समाप्त करता है कि स्त्री जो वो घर का ही काम करेंगी और पुरुष बाहर का काम करेंगे। तो आज का जो समय है इसमें स्त्री जो है वो बाहर का जो क्षेत्र है उनमें भी बहुत काम कर रही है। तो ये उसी को लेकर यहाँ पर कहा गया है, जैसे खेलकूद है, सेना में रोजगार, पर्वतारोहण,
रोजगार संबंधी गतिविधियों में संलग्नता इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है। तो हावर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उनके अनुसार पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ध्वनि ताल और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक प्रवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, या संगीत में अभिव्यक्तियों की आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने वाले एवं प्रशंसा करने की योग्यता। तो यहाँ पर इसमें जो माना गया है ये ऑप्शन ए को माना गया है। पैटर्न की खोज की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। और ये यहाँ पर ये भी क्वेश्चन एक बन जाता है, इनका ये बहुबुद्धि का सिद्धांत किनका है, तो ये हावर्ड गार्डनर का है। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होती है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। और तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत गार्डनर ने कहा कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जिन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसके अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो जिन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, तो ये है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है ये अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था को माना गया है। तो जिन पियाजे जो इनके द्वारा दिया गया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इनका मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बताता है कि मानव कैसे ज्ञान का अर्जन करता है और कैसे इसका उपयोग करता है। और जिन पियाजे का यह सिद्धांत अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक सुरम्य स्थान है। इसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये इनमें से किन के अनुसार है? अल्बर्ट बंडूरा, लॉरेंस कोलबर्ग, जिन पियाजे या लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। और ये माना गया है लेव जो वाइगोत्स्की है उनके अनुसार। और कहाँ के थे ये थे सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक। और उन्होंने जो है मानव के सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा गया है। उनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र है विकास का मनोविज्ञान था। और उन्होंने बच्चों में उच्च संज्ञानात्मक कार्य के विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये जो है यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की जो है उनके अनुसार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, ये जो जिन पियाजे जो है इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तार्किक बहस के प्रयोग को हत उत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इनके अनुसार रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो ये जिन पियाजे जो है इनका मानना था कि बालक के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं इनके अनुसार कौन कौन सी मानी गई है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रकार से 4 अवस्थाएं हैं, संवेदी या इंद्रिय गतिक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, न तो संरचनात्मक और न ही संकलनात्मक आकलन। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन, इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन ए जो माना गया है। और अगर आपको एग्ज़ाम में ये ना पता हो कि कौन सा आंसर सही होगा,
तो जिसकी लाइन जो है लंबी होगी आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो लगभग ज़्यादा चांस रहेंगे आपके आंसर सही होने के। अब ये आपने तब अपनाना है अगर आपको ये ना पता हो कि कौन सा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? विभेदीकरण, समाजीकरण, समावेशन या मुख्य धारा से जोड़ना। और उसे जो यहाँ पर रहेगा ये समाजीकरण जब से कहा गया है। समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से होता है और समाजीकरण के माध्यम से ही वह संगति को आत्मसात करता है। और समाजीकरण की प्रक्रिया मनुष्य का संस्कृति के भौतिक अभौतिक रूप से परिचय कराती है। इस प्रक्रिया में जो बच्चे हैं ये आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही जो कथन है यहाँ पर इनमें से ये कौन सा है? और इनमें से जो यहाँ पर सही कथन माना गया है तो ऑप्शन 1 को माना गया है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बालक जो है उसे अपने जो माता पिता हैं उनसे बहुत से गुण मिलते हैं। माता पिता जैसे होते हैं उनके बच्चे भी वैसे होते हैं। यह स्थानांतरित गुण ही आनुवांशिकता कहलाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जैसे काले होते हैं उनके आगे जैसे माता पिता काले हैं तो उनके बच्चे भी काले होते हैं, या किसी के माता पिता अगर छोटे कद के हैं तो उनके बच्चे भी छोटे कद के होते हैं। तो ज़्यादातर इसी प्रकार देखने को मिलता है। क्योंकि बौद्धिक और शारीरिक संरचना में भिन्नता पाई गई है, जिस प्रदेश में मानव अपना जीवन व्यतीत करता है उसे वातावरण या पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। आनुवांशिकता तथा पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। और ये जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है सेविंगसन, इन्होंने 2 बच्चों का अध्ययन किया था और ये दोनों जुड़वा थे। इनका अलग अलग वातावरण में पालन पोषण किया गया। इनकी बुद्धि लब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया। तो इससे आनुवांशिकता को बल मिला और बाहरी आचरण में वातावरण का प्रभाव देखा गया। तो ये भी आपने प्रयोग याद रखना है। मनोवैज्ञानिक स्वेंसर जो है इन्होंने 2 बच्चों का अध्ययन किया था, जुड़वा बच्चों का। इनको अलग अलग वातावरण में रखा था और ज़्यादातर इनके ऊपर जो कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला था। तो आनुवांशिकता के ऊपर इन्होंने प्रयोग ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर इसमें माना गया है तो ये ऑप्शन 2 रहेगा। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है 2005, तो इन्होंने बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा पर विशेष बल दिया था। और प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी बच्चे की ज्ञान की संरचना करने वाला बताया गया है। और एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। और प्रगतिशील शिक्षा प्रायः करके सीखने पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं और इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो कौन सी पहल यहाँ पर इसमें की जानी चाहिए? और पहल की अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें हमारा ऑप्शन 1 जो है रहेगा। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों उदाहरणों को प्रस्तुत करना। यदि किसी विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के द्वारा यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, तब इस रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को खत्म करने के लिए शिक्षक का कर्तव्य होगा कि वह कक्षा कक्ष में विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित उदाहरणों को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करें। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए?
केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन 2 को माना गया है। यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। तो कौन से लक्षण यहाँ पर प्रदर्शित करता है? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल या पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। तो ये यहाँ पर इनमें से किसके सूचक है जिसमें ये सारे लक्षण दिखाई दें? तो ये जो यहाँ पर माना गया है तो ये इनमें से रहेगा ऑप्शन 4 वाला। अधिगम अशक्तता वाले जो विद्यार्थी है उसके अंतर्गत ये सारे के सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण इनमें कौन सा है? और इनमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 ये साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि का उपयोग करना पड़ता है। और समस्या समाधान अधिगम जो है इसके अंतर्गत जीवन में आने वाली समस्याओं के तरीकों का सीखना आता है। प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति के अंतर्गत साधन साध्य विश्लेषण तथा समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या फिर संबोधित कर सकता है? और यह है ऑप्शन 1 हमारा यहाँ कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ये एक सृजनात्मकता वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में एक जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सृजनात्मकता वाला। तो यहाँ पर ये विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 4 को, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। ये जो सृजनात्मक जो बालक होते हैं इनकी पहचान उनके गुणों के आधार पर की जा सकती है। सृजनात्मक बालक में धारा प्रवाह, मौलिकता, आत्मनुशासन, दृढ़ निश्चय, उत्साह जैसे अनेक गुण पाए जाते हैं। और एक शिक्षक के द्वारा सृजनात्मक बालकों की पहचान कर उसे बढ़ावा देना आवश्यक है। एक शिक्षक अथवा शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक परिप्रेक्ष्य को संज्ञान में लेकर उनके मूल विचारों को महत्व देती है। ये सृजनात्मक जो यहाँ पर लिया गया है, जो मेरिट वाले जो बच्चे होते हैं ये उनके ऊपर ये आता है। सृजनात्मक शब्द जो है उनके लिए कहा गया है। आपको ये जो सृजनात्मक जो बालक होते हैं मेरिट वाले, आपको हर कोई से भी क्षेत्र उसमें सबसे आगे ये देखने को मिलेंगे। उनके बुद्धि लब्धि जाओ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना या निर्देश के लिए केवल व्याख्या विधि का अपनाना। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन 1 को, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। नेक्स्ट है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के विचारों के लिए डांटना चाहिए, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचार एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 2 ये, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों का अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, या प्रयोग एवं पर्यवेक्षण संवाद एवं परिचर्चा। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हमारा। शिक्षण अधिगम के लिए अपनाई गई शिक्षण प्रणाली के प्रमुख जो गुण है, इसमें बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग तथा पर्यवेक्षण को प्रोत्साहित करना, संवाद और परिचर्या के माध्यम से समस्या समाधान आदि सम्मिलित हैं। तो ये जो है इसमें एक नहीं है। अतः दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली जो शिक्षण प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर या उनसे बात करके तथा उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करें। तो इस प्रकार की जो ये लाइन जो होती है कारण जानने वाली, तो यही जो है सही आंसर माना जाता है। तो यही सही आंसर यहाँ पर रहेगा। कक्षा में अगर कोई बच्चे शोर करते हैं, शोरगुल करते हैं या दूसरे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनसे इसका कारण जानना चाहिए कि तुम जाइए क्यों कर रहे हो, या फिर उनको ऐसे स्थान पर बिठाना चाहिए जहाँ से अन्य जो बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यधिक आवश्यक इनमें से क्या है। यंत्रवत याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन या दंड। और इसमें रहेगा ये विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो ये जो संरचनावादी उपागम जो है इसका योगदान शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होता है। और संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान किसी भी नवीन ज्ञान की संरचना के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और संरचनावाद के अंतर्गत शिक्षा के उन पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जाता है जिससे विद्यार्थी शिक्षार्थियों के चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्ष ध्यान जैसी मानसिक क्रियाओं का समुचित विकास तथा उनका प्रयोगात्मक अध्ययन जो संभव हो सके। तो दोस्तों थे महाराज के यहाँ पर जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।